नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। सबसे पहले नजर इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। द सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने भारत सरकार को एक प्रस्तावित महत्वपूर्ण मसौदा विधान में भारत के भू धरोहरों के संरक्षण का मशवरा दिया। धरोहरों में चट्टानें, खनिज, जीवाश्म और लैंडस्केप्स शामिल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के शोधकर्ताओं ने केले को खराब होने से बचाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ICAR फ्यूसिकॉन्ट नामक विधि विकसित की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूलभूत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को दर्शाने के लिए विशाल प्रदर्शनी विज्ञान समागम बेंगलुरु में आरंभ। 2 महीने तक चलेगी प्रदर्शनी। विज्ञान प्रसार ने क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान संचार को प्रोत्साहन देने के लिए साइंस इन तमिल, साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन, एक्सटेंशन, रोड अहेड विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। द सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी INSA ने 6 अगस्त को अपने परिसर में कॉन्जर्वेशन ऑफ जियो हेरिटेज करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर एक्शन प्लान विषय पर संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी में प्रसिद्ध नीति निर्धारक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ भू वैज्ञानिकों ने भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में वर्तमान कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत सरकार को प्रस्तावित भारत के विभिन्न भू धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मसौदा विधान पर विचार विमर्श किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भू धरोहर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के लिए पृथ्वी की भौगोलिक विविधता समझने में मददगार होते हैं। इनके द्वारा वैज्ञानिक चट्टान, खनिज, जीवाश्म और लैंडस्केप जैसी विविध भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इनसे ये भी समझने में मदद मिलती है कि महाद्वीपों की उत्पत्ति की प्रक्रिया अरबों सालों से अब तक किस प्रकार होती आई है। देश का भूगर्भीय अतीत चट्टानों में छिपा है। चट्टान इस दुनिया के सबसे प्राचीन भौगोलिक अवयव हैं। एक अनुमान के अनुसार इनका निर्माण 250 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। चट्टानों के सदियों पुराने रिकॉर्ड से देश के भूगर्भ आकृतियों, जमीन के भीतर की गतिविधियों का इतिहास और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। भारत में लगभग 34 राष्ट्रीय भूगर्भीय धरोहर इमारतें हैं। इन इमारतों का संरक्षण, रखरखाव और प्रचार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI करता है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय भू धरोहर स्थलों में महाराष्ट्र की लोनार झील, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक जीवाश्म उद्यान और राजस्थान की ज्वार सीसा जस्ता खदान शामिल है। पृथ्वी का इतिहास समझने के लिए इन स्थानों का संरक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से द सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट्स ने भू धरोहरों का संरक्षण, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना पर एक संगोष्ठी आयोजित की। ये संगोष्ठी नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में आयोजित की गई, जिसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों, पुरातत्ववेताओं, संरक्षण वैज्ञानिकों, कानून के जानकारों और पृथ्वी के संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में विचार विमर्श से भू धरोहर स्थलों के संरक्षण और जैविक उद्यानों के निर्माण के लिए मसौदा विधान तैयार करने में मदद मिली। ये कानून जमीन के दोहन को रोकने में भी मददगार साबित होगा। What we feel that there are a lot of natural sites of geological interest which are being preserved by the Geological Survey of India as the geological monuments. We need to take it further. We need to extend them to the national geological parks, geoscience parks. We are progressing well. We have drafted a small legislation, a bill, which we'll try to bring forward after getting the legal opinion on this, and then we'll put forward to the right authorities. विशेषज्ञों ने उन भौगोलिक विशेषताओं पर जोर दिया जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित किया जाना चाहिए। इनमें चट्टानों के असाधारण प्रकार, प्राचीन प्राकृतिक घटनाओं के रिकॉर्ड संरक्षित करने वाले परिदृश्य, महत्वपूर्ण जीवाश्म स्थल और भूगर्भीय घटनाओं और विशेष खनिजों को सहेजे स्ट्रैटिग्राफी के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। वर्तमान समय में देश में इन विरासतों को आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए योजनाएं, नीतियां और कानून नहीं हैं।
In terms of protection of geoheritage, we have two ways of working on it. One is under the World Heritage Convention, which is an international legal instrument, and some of the sites can be nominated for their geological historical value. The second option is what's called a geopark. A geopark is a landscape where people live around geological heritage and they try to conserve it. संगोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों ने भारतीय और वैश्विक परिदृश्य में भू धरोहरों और जैविक उद्यानों के संरक्षण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एक और प्रस्तुतिकरण ज्वार और अन्य संभावित जैविक उद्यानों से संबंधित था। संगोष्ठी में विज्ञान प्रसार द्वारा तैयार भू विरासत नामक एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, जो संस्थान की श्रृंखला भौगोलिक और भूवैज्ञानिक संपदा का एक भाग है। डॉक्यूमेंट्री में आंध्र प्रदेश में मौजूद पोर्ट सिटी, विशाखापट्टनम से कुछ दूर स्थित रेड सैंड हिल्स और ऐसे ही अन्य राष्ट्रीय महत्व की भूगर्भीय स्थलों के बारे में बताया गया है, जिनके रहस्यों से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। भारत का भौगोलिक इतिहास विविधता पूर्ण है, लिहाजा अतीत से वर्तमान के बीच की कड़ी जोड़ने के लिए इन भूवैज्ञानिक स्थलों का संरक्षण आवश्यक है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पृथ्वी के चट्टानों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। बिहार के 5 जिलों में वर्ष 2016 में भयंकर पनामा विल्ट महामारी फैली थी, जिससे केले की G9 किस्म की खेती करने वाले हजारों किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इस बीमारी में केला समय से पहले पककर लिजा हो जाता है, जिससे फसल खराब हो जाती है। अब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR में वैज्ञानिकों ने इस नकदी फसल को बचाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ICAR फ्यूसीकॉन्ट नामक विधि विकसित की है। यह विधि राज्य के 3 प्रभावित जिलों में लागू की गई, जिसके बाद उन जिलों में केले की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। केला किसानों के लिए एक नकदी फसल है। इसकी खेती भारत के कई भागों में छोटे और कम भूमि वाले किसान करते हैं। वर्ष 2016 में केले की फसल में पनामा विल्ट नामक एक महामारी फैली, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुतायत से होने वाली इस नकदी फसल पर बुरा असर पड़ा। किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए बाजार में उपलब्ध सभी कवकनाशी दवाओं और अन्य जैविक उत्पादों का उपयोग किया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे और 50% से अधिक फसल बर्बाद हो गई। विवश होकर किसानों ने केला छोड़कर अन्य फसलों की खेती शुरू कर दी, क्योंकि केले की फसल में आरंभिक लागत काफी होती है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों ने इस नकदी फसल को बचाने के लिए एक नई जैविक विधि विकसित की है। नई तकनीक का नाम ICAR फ्यूसीकॉन्ट है। विनाशकारी रोग पर रोक लगाने के लिए इस जैविक विधि का विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रभावित गांवों में इस विधि का प्रयोग किया गया। किसानों ने महामारी का असर कम करने के लिए अन्य उपायों के साथ नई जैविक विधि का भी प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप यहाँ मात्र 5 से 10% फसलों में रोग पाया गया। जिन खेतों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया गया था, वहाँ 40% से अधिक फसल बर्बाद हो गई। विगत कुछ वर्षों में किसानों को बहुत सारी समस्याएं विशेषतर पे सुहावल एरिया में देखने को मिली, जहाँ पर कि पौधे सूख रहे थे और ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे जिसका निदान कर पाना लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में किसानों ने विभिन्न स्रोतों से ICAR के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त की और ICAR के वैज्ञानिकों की टीम ने जाकर वहाँ पर इस बीमारी को पहचाना और डॉक्टर दामोदर ने इसके निदान हेतु अपना जो कार्यक्रम है वो उस गांव में प्रारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 वरिष्ठ वैज्ञानिकों, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर S राजन और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर T दामोदरन ने रूपात्मक और आणविक तकनीक से इस रोग का अध्ययन किया। प्रायोगिक अध्ययन के सकारात्मक परिणामों के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक जैविक विधि विकसित की। इस विधि में एक अनोखे IPR संरक्षित जैविक माध्यम में एक सुनिश्चित प्रक्रिया से पर्यावरण के अनुकूल प्रभावशाली जीवाणुओं का उपयोग किया गया। प्रयोग के रूप में बिहार के कटिहार जिले में 60 एकड़ से अधिक भूमि में केले की फसल पर नई जैविक विधि लागू की गई। अपनी फसल बचाने की उम्मीद में 30 से अधिक किसानों ने इस विधि को अपनाने में सहयोग किया। विभिन्न प्रकार के
प्रयोग करके ये पाया गया कि एक विशेष प्रकार का जो बायोफॉर्मुलेंट है ICR फ्यूजिकॉन, उसके प्रयोग से इसका पूर्णतः प्रबंधन किया जा सकता है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में केले की खेती करने वाले हजारों किसानों में अपनी फसल बचाने की उम्मीद जगी है। ये तकनीक किसानों की मददगार साबित हुई है। उम्मीद है कि सामुदायिक प्रयासों से इन क्षेत्रों में एक बार फिर केले की फसल लहलहा उठेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने पर हम आपको ले चलेंगे बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में, जहां विशाल प्रदर्शनी विज्ञान समागम आयोजित की गई। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। दुनिया की विशाल विज्ञान परियोजनाओं को एक ही मंच पर लाने वाली भारत की पहली विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम अब बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में प्रारंभ हो चुकी है। 11 महीने तक चलने वाली प्रदर्शनी मई 2019 में मुंबई में आरंभ हुई थी, जहां से अब ये बेंगलुरु पहुंची है। इसके बाद कोलकाता और दिल्ली में भी इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान समागम मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं में भारत का योगदान दर्शाता है। इसके अलावा ये उद्योगों, अकादमिक जगत और विभिन्न संस्थानों को भी एक मंच पर एकत्रित करता है, ताकि वो समाज के हित में विज्ञान का इस्तेमाल करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करें। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। दुनिया की विशाल विज्ञान परियोजनाओं को एक ही मंच पर लाने वाली भारत की पहली विशाल विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं और विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में देश का योगदान दर्शाने के लिए विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। विज्ञान समागम बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ परमाणु ऊर्जा विज्ञान संयुक्त रूप से भारत की सभी 7 वैश्विक वैज्ञानिक परियोजनाओं को एक छत के नीचे ला रहा है। इस वर्ष विज्ञान समागम की विषय वस्तु है पुशिंग द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों में ब्रह्मांड की समझ विकसित करना है। इनमें हिग्स पार्टिकल की खोज से लेकर गुरुत्वाकर्षण की तरंगों, न्यूट्रॉन स्टार्स के विलय से लेकर ब्लैक होल्स तक विभिन्न स्तरों पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाला जाएगा। जिन विशाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं में भारत भाग ले रहा है उनके नाम हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च यानी FAIR, भारत में आधारित न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी यानी INO, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO, 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT और स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी SKA। प्रदर्शनी के दौरान एक ही छत के नीचे सभी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इन परियोजनाओं में भारत की भागीदारी उसकी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण ही संभव हुई है। इन परियोजनाओं में भागीदारी से भारत वैज्ञानिक क्षमता के मामले में विकसित वैश्विक समुदाय के साथ बराबरी का ओहदा पाने में सफल हुआ है। ये परियोजनाएं भारी प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं, लिहाजा हमारे उद्योगों को भी भाग लेने और अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर देती हैं। Well, I think it's an excellent exposition of several mega science activities that are going on around the world and in India, and all of which in which India is participating. This is an important program, both from the perspective of doing science. It's an important program from the perspective of doing technology and reaping technology benefits. I think it's an important program to reach this excitement to people and thereby enthuse them to take part in science research. 29 जुलाई से 28 सितंबर तक बेंगलुरु के बाद विज्ञान समागम की प्रदर्शनी कोलकाता में 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। अंत में ये विशाल प्रदर्शनी दिल्ली पहुंचेगी और 21 जनवरी से 20 मार्च तक आम लोगों का ज्ञानवर्धन करेगी। प्रदर्शनी में विषय आधारित पोस्टर, काम करने वाले मॉडल, सूचनाप्रद ऑडियो विजुअल सामग्रियों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
सभी विशाल परियोजनाओं के लिए परस्पर संवादात्मक स्टॉल भी स्थापित किए गए हैं। उद्घाटन सत्र के बाद वैज्ञानिक वार्ता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसिद्ध वक्ताओं के व्याख्यानों का आयोजन किया गया। विज्ञान समागम ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आकर्षित किया, जिन्होंने इस प्रदर्शनी के उद्देश्यों की प्रशंसा की और वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रति अपनी अभिरुचि दर्शाई। I came over to this exhibition to see what is going on in India, especially in LIGO and SKA. And since there are many important people here who are willing to talk to students, who have the right amount of knowledge and the exposure they can give to students, this exhibition is happening in Bangalore. Gave me the opportunity to come and see what is happening and basically get to know how many different projects are there and how well the scientists are in giving away projects and giving the right amount of knowledge to interested students. विज्ञान समागम कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहता है, ताकि विशेषकर युवा छात्रों में जागरूकता आए, उनके उत्साह में वृद्धि हो और वो गहन वैज्ञानिक अनुसंधान करने को उत्प्रेरित हों। विशाल स्तर पर आम लोगों के बीच पहुंच बनाने और उन्हें इस प्रदर्शनी की ओर आकर्षित करने के लिए विज्ञान समागम ने www.vigyansamagam.in नामक वेबसाइट आरंभ की है, जिससे लोगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। ये प्रदर्शनी एक ऐसा मंच है जहां वैज्ञानिक, उद्योगपति, अकादमिक जगत और संस्थाओं की एक साथ भागीदारी होती है और वो साथ मिलकर विज्ञान को समाज के करीब लाने का प्रयास करते हैं। विज्ञान प्रसार ने तमिल भाषा में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के सहयोग से चेन्नई के अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में प्रसिद्ध विज्ञान संचारकों ने भाग लिया और साथ मिलकर कार्य करने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों और कार्यों के संचार का प्रयास किया जाता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान संचार का अर्थ है नवीनतम खोज, विकास और अनुसंधान को आम लोगों तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य आम लोगों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान विज्ञान प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयासरत है। हाल ही में बांग्ला और उर्दू भाषाओं में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान संचार सम्मेलन के सफल आयोजनों के बाद 3 और 4 अगस्त 2019 को साइंस इन तमिल, साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन, एक्सटेंशन, रोड अहेड विषय पर 1 और 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन चेन्नई के अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी कोट्टुरपुर में तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के सहयोग से आयोजित हुआ। आयोजन में प्रसिद्ध विज्ञान संचारकों ने तमिलनाडु की स्थानीय भाषा में साथ काम करने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर ने आम लोगों में विज्ञान के प्रसार का महत्व बताया। This program covers the society in a holistic manner. We will try to reach out to students, make them understand and be interested about science, technology, avenues that they can explore in this area. In this regard, a number of 2-day conferences for school students, for undergraduates and postgraduates shall be organized throughout the year. We have more than 32 districts that need to be covered. There are divisions that need to be taken care of, and I think this is how we are going to move forward. We've done the same in Bengal. We've done the same in different parts wherever we have gone through so far, and our endeavor would be to make it in a similar manner so that students get the due interest, students understand, and they get attracted towards science and technology. विज्ञान प्रसार ने तमिल समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की मुहिम आरंभ की है। तमिलनाडु में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार उन संस्थाओं और क्रियाकलापों से सहयोग किया जा रहा है जो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने और आम लोगों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने की दिशा में कार्यरत हैं। आयोजन में अन्य लोगों के अतिरिक्त तमिलनाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के विज्ञान अधिकारी थिरुवाईके लेनिन तमिलकोवन, विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन और चंद्रयान 1 के पूर्व मिशन निदेशक डॉक्टर मेलासामी अन्नादुराई भी शामिल थे।
उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए तमिल भाषा में विज्ञान संचार के लिए कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित की जाएंगी। विज्ञान संचार का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना है। विज्ञान प्रसार का लक्ष्य आम लोगों के बीच उनकी मातृभाषा में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना है, ताकि वो इसके अनुरूप अपनी सोच विकसित कर सकें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। वार्सो यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन में सामने आया है कि हमारी आकाशगंगा सपाट नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। खगोल वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा का एक नया त्रिआयामी नक्शा तैयार किया है। इसके लिए खगोल वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के सबसे चमकते सितारों या सेफाइड वेरिएबल स्टार्स की दूरी मापी। ये शोध साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। थ्रेटन्ड टैक्सा पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में बाघों पर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का खतरा है। ये वायरस जंगली जानवरों के आसपास घूमने वाले संक्रमित कुत्तों से फैलता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जांच किए गए लगभग 86% कुत्तों में या तो वायरस पाया गया या वो पहले इस वायरस से संक्रमित थे। इस शोध के लिए राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पाए जाने वाले कुत्तों की जांच की गई थी। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं मैक्स थेलर को, जो एक प्रसिद्ध विषाणु विज्ञानी और चिकित्सक थे। डॉक्टर थेलर येलो फीवर यानी पीत ज्वर के लिए वर्ष 1937 में 17D टीका विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। पीत ज्वर मच्छरों से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1951 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने वाइल बीमारी, डेंगू बुखार और जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी संक्रामक बीमारियों पर भी शोध किया। उन्होंने 1951 में येलो फीवर और 1948 में वायरल एंड रिकेट्सियल इन्फेक्शंस ऑफ मैन जैसी पुस्तकों के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संक्रामक बीमारियों के उपचार में उनके महत्वपूर्ण शोध पर उन्हें 1939 में चाल्मर्स मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, 1945 में फ्लैटरी मेडल और 1949 में लैस्कर अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त 1972 को फेफड़ों के कैंसर के कारण 73 वर्ष की आयु में डॉक्टर थेलर का देहांत हो गया। विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध आज भी संक्रामक बीमारियों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।